नमस्ते मित्रों, जोहार। मैं गंगा माता खोपोली से आप सबों के बीच में आज फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। अब वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है तो आगे जारी भी रहेगा। मैं पिछली बार भी आप लोगों को जैसा मैं बता चुका था कि मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जब कोई अति करने लगता है और उनको कोई ठीक तरीके से जवाब नहीं देता है तो मुझे मजबूरन फिर से वीडियो बनाने की आवश्यकता आन पड़ती है। अभी मैं पिछले 1 महीने से शांत बैठा हुआ हूँ और लोगों को मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता है, और उनके कहे अनुसार और उनके कथनानुसार लोगों को वो कितना इम्पैक्ट करता है। उन चीज़ों को और उन इम्पैक्ट हुए चीज़ों में से लोग और कितनों को बरगलाते हैं, इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता आन पड़ जाती है। मैं पिछले 1 महीना से देख रहा हूँ। अभी 1 महीना का पहले सिनेरियो कुछ अलग थे, कुछ लोग बोलते थे। अभी बहुत कोई भाषा विज्ञानी से लेके एंथ्रोपोलॉजिस्ट से लेके भाषाविद बहुत सारे पैदा हो गए हैं और इतनी सारी थ्योरियाँ फिर से मार्केट में आना शुरू हो गई है कि मुझे लगा गंगा महतो को फिर से एक बार मैदान में उतरना पड़ेगा। और आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज फिर कुछ भ्रम को काटूंगा, उनके दिए गए थ्योरीज को काटूंगा और एक साइंटिफिक वे में जो एक लगे कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकता है, यही हुआ ही होगा, वैसी चीज़ों को मैं आप सबों के बीच में रखूँगा। बात मेरी कहाँ पे आके पॉइंट आउट होगी, फाइनलाइज होगी, मैं अपने बातों को अंतिम रूप किसको देना चाहूँगा, आप वीडियो को पूरा देखोगे शुरू से अंत तक तो आपको पता चल जाएगा। आप लोगों को जैसे पता भी है कि मेरा वीडियो कितना ही लंबा होता है, मैं हर मिनट में हर पार्ट में कुछ ना कुछ नई जानकारी आप लोगों के समक्ष रखता हूँ और मुझे उन फैक्ट्स को रखते रखते वीडियो काफ़ी कितनी लंबी खींच जाती है मुझे खुद पता नहीं चलता है। तो आज का ये वीडियो भी कितना लंबा होगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन वीडियो देखिए, आपको जानकारी मिलेगी और बहुत ऐसे काट मिलेंगे जिससे आप विरोधियों को या अंट संट कुछ भी जो थ्योरी बना रहे हैं उन लोगों को जवाब देने में आप लोगों को आसानी होगी। मेरा जो कंक्लूजन है, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं जाता हूँ। मैं जो चीज़ को बताना चाहता हूँ, मैं पहले हर तरफ की जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड उनको मैं पहले आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। पहले आप उन चीज़ों को समझिए, फिर मैं अपनी बात अंतिम रूप से जो कहना चाहता हूँ वो आप लोग समझ जाइएगा। तो मैं अभी ये अंतिम बात आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। उस अंतिम बात को कहने के लिए मैं आपको दुनिया घुमाऊंगा पहले, और वो दुनिया घुमाने का जो पॉइंट है आज के इस वीडियो में 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स में कौन कौन जो चीज़ है आपको मैं बता देता हूँ। पहला नंबर, असम के बागान में काम करने गए टी ट्राइब्स, टी कुली मजदूर, 1 नंबर पे उनकी बात होगी। दूसरे नंबर पे बात होगी जो भारत से बाहर विदेशों में एग्रीमेंट के तहत अलग अलग द्वीपों में विशेषकर गए जो काम करने अपने देश को छोड़ के, उन एग्रीमेंट मजदूरों को यानी कि गिरमिटिया मजदूरों की बात होगी 2 नंबर पे। और तीसरे नंबर पे बात जो होगी वो होगी रांची से, विशेषकर रांची, सिर्फ रांची से अंडमान द्वीप में ले जाए गए मजदूरों के बारे में।
तीन जो मुख्य बातें हैं, ये तीन आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं असम से। असम में टी ट्राइब या टी वाले जो मजदूर हैं उनको ले जाया गया। क्यों ले जाया गया? तो वहाँ के बागवानी के लिए, चाय की गार्डनिंग के लिए, और मुख्य ये जो था कि वहाँ चाय का उत्पादन के लिए मजदूरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। मैनुअल वैसे हर कुछ वहाँ काम होता था, तो उसमें आदमियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो उस काम को करने के लिए बहुत सारे अलग अलग राज्यों से वहाँ पे ब्रिटिश काल में ले जाया गया। चाय के बागान में काम करने वालों का जो पीरियड है और गिरमिटिया मजदूरों को अलग अलग देशों में भेजने का जो पीरियड है, सेम एक ही समय काल का है। और कुछ समय काल बाद रांची से अंडमान में ले जाने वालों का काल आता है। तो पहले जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो तीन जो मुख्य बातें हैं, यानी कि ये माइग्रेशन का, आदमियों के माइग्रेशन का, अलग अलग स्टेट और अलग अलग कंट्री में जाने का, इसका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो हम शुरुआत कर चुके हैं असम से। असम में चाय की खेती की आन क्यों पड़ी? आन इसलिए पड़ी कि यूरोप के मार्केट में चाय की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और चाय को सप्लाई करने वाला देश चाइना था। चाइना उस समय में समझे कि मोनोपोली था चाय के लिए, और चाय के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था ब्रिटेन के लोगों को, और उसके बदले में और जो कमोडिटी होता है, ये लोग जो बेचते थे, रेशम के वस्त्र वगैरह होते थे, जो कि सफिशिएंट नहीं होता था एक्सचेंज में। तो ब्रिटिश लोग सोच रहे थे कि भारतीय भूभाग में जहाँ कि इसको दीवानी मिल गया था, बंगाल की दीवानी मिली हुई थी, वो बंगाल की दीवानी के अंतर्गत होता कि हम चाय का खेती भारत में कहीं करें जिससे हमारी इकोनॉमी में बूम हो। तो ये सारा, तो चाय के डिस्कवर के लिए अपने बहुत सारे एजेंट्स, उनके जो अनुसंधानकर्ता थे, लगाया गया था। तो भारत भूमि में इंडिजिनस टी, यानी इस भारत भूमि में उगने वाला जो पहला टी का जो सफलतापूर्वक जब खोज हुआ, वो था असम। साल था 1823। खोज किया गया रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। रॉबर्ट ब्रूस भाई साहब ने 1823 में इसकी खोज करी। उसके बाद इसके टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट का दौर चला। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1834 तक का है, भारत का पहला जनरल गवर्नर, इन्होंने 1834 में एक टी कमेटी बनाई और उस कमेटी फॉर्मेशन के बाद पहला एक्सपेरिमेंटल चाय की खेती का एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर 1835 में उसको क्लियरेंस मिल गया कि हाँ, ये चाय का ही अपना प्लांट है। फिर 1839 में प्रोडक्शन हो जाने के बाद कुछ पैकेट्स पे पैक करके लंदन भेजा गया अप्रूवल के लिए कि ये जो हम भेज रहे हैं, आप वहाँ अप्रूव करो कि ये जो क्वालिटी पहले चाइना से जा रहा था उसी के समकक्ष है या नहीं है। फिर 1839 में उधर से आता कि हाँ, ये चाय की क्वालिटी एकदम सही है, यूरोप में खपने लायक है। जब वहाँ से अप्रूवल मिलता है तब जाके एक प्रोफेशनली तौर पे बहुत सारे लैंड को एक्विजिशन किया जाता है, अधिग्रहित किया जाता है। वहाँ के
राजा के स्वीकृति के बाद ही। तो 1800 जो 39-40 का जो पीरियड है, उस दौरान चूंकि यहाँ के लोग चाय को कल्टीवेशन के लिए उतने ज़्यादा सिद्धहस्त नहीं थे, अंग्रेज को ज़्यादा माल चाहिए था, तो इस फील्ड में जो पहले से कार्य कर रहे थे यानी चाइनीज़ लोग, उनको सबसे पहले ला गया था यहाँ पे चाय का बागवानी के लिए। लेकिन उनके कार्य के परफॉर्मेंस से ये खुश नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया कि असम के ही जो लोकल लोग थे उनको वहाँ रिक्रूट करने की सोची। तो उस वक्त क्या हुआ आपको मालूम है? आपको आसाम से वहाँ ना, भी आसाम में आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, आप थोड़ा अपनी एरिया झारखंड आ जाइए। ये हमारे पापा लोग बोलते थे, ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके पापा लोगों की कॉमन से कहानी होगी, किसी से पता कर लीजिएगा, अभी भी ये बैठा हुआ है। कोयले के जो खदान है, धनबाद, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, मोस्टली जो ये कोयले के खदान का जो एरिया है मोस्टली महतो पॉपुलेटेड एरिया है। और मालूम, महतो लोग नहीं जा रहा था खदान में। अब किसी से भी पता करिए, पहले के लोगों को क्या बोलते थे, मजूरी करेंगे हम लोग महतो होके, नौकर बनेंगे किसी का, डेली वेजेस पे कोई काम करने को तैयार नहीं था। कोल कंपनियां जो उत्खनन का कार्य करती थी वो ट्रक डंपर वगैरह प्रत्येक गांवों में भेजती थी मजदूर के लिए। बोलते थे हाथ पकड़ पकड़ के कोलवरी लाया जाता था कोल फील्ड में कि काम करो काम करो, लेकिन कोई जानने के लिए तैयार नहीं होता था। और जिनकी मजबूरी थी, जिनका खेत बाड़ी ज़्यादा नहीं था, ज़मीन ज़्यादा नहीं था, वो लोग कोलवरी में जाके काम करते थे। और जो कोलवरी में काम करते थे ना, उनको बड़ा हे दृष्टि से देखते थे कि ये देखो, इसको खाने पीने को जुड़ता नहीं है, कोलवरी गया नौकर बन के बैठा हुआ है। कहावत उस वक़्त पे इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, लोगों को इसे हे दृष्टि से बोलता था। और जो कोई ले जाता था ना कि भाई चलो चलो, वो लोग क्या बोलता था मालूम है कि जे पैसा झरिया में, वो पैसा हमर बरिया में। दूसरा और एक थोड़ा मजाकिया लहजे में बोलते थे कि छूटलो नौकरी तो धर में धोकरी। मतलब इनका कह रहा था कि नौकरी करो तो आपको साल भर काम करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास खेत है, ज़मीन है, 4 महीना काम करोगे, 8 महीना बैठ के खाओगे। हमारे जो रिश्ते होते थे शादी ब्याह के, वो हैसियत कहाँ से देखते थे? पुआल का माचा, गोबर का डींग, घर के अंदर जो आपको बीटा रहता था उससे आपकी हैसियत नापी जाती थी। वो देखा जाता था कि मेरी बेटी इस घर में आएगी तो साल भर खाए पिएगी या नहीं। नौकरी को तरजीह नहीं दिया जाता था। ये नौकरी तो मैं देख रहा हूँ 97-98 के बाद से हम लोग के एरिया में नौकरी वालों को ज़रा पैठ बढ़ा रही, थोड़ा इज्जत सम्मान बढ़ा है। न तो नौकरी को पहले बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था, कोई नहीं जाता था काम करने के लिए। ये रीज़न था। रीज़न ये था कि हमारे पास खुद इतनी ज़मीनें थी है कि उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनको हे दृष्टि से देखा जाता है कि इसको खाने पीने का कम पड़ेगा, ये जा रहा है नौकरी करने के लिए। तो ये अभी झारखंड में विशेषकर हमारे जो इधर कॉलोनियाँ बनी हुई बिहारी लोगों की, तो क्यों बनी? ये खुद बोलते हैं कि हमने खुद इन्हें आमंत्रण दिया है। पहले तो हमें हर घर से, हर गली मोहल्ले से गाड़ियाँ आती थी, ट्रक डंपर आते थे, वैन आती थी, फ्री भी तुमको उठा के ले जाके काम करने के लिए बोला जाता। कोई काम नहीं करने जाता था लोकल लोग। बिहारी मजदूर लोग आए, बैठे, उनके लिए कॉलोनियाँ बनी। आज वो बोलते कि बिहारी लोग बैठ गए। तो इसके सबसे बड़े कारण हम भी हैं। अब चलते हैं आसाम। आसाम में भी जब वहाँ के लोकल लोगों को रिक्रूट किया जा रहा था कि चाय के बागान में काम करिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर किए जा रहे थे, तो कोई वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आसाम के लोग बोलते हमारे पास सफिशिएंट ज़मीन है,
हमारे पास कोई किसी चीज़ का कमी नहीं है, मैं क्यों डेली वेजेस पे काम करूं, मजदूरी का काम क्यों करूं मैं? कोई नहीं गया। वहाँ पे सिर्फ दो कम्युनिटी थी, एक थी बोड़ो और दूसरी थी कछारी। बोड़ो और कछारी में भी पूरा पूरा लोग काम करने को तैयार नहीं हुआ, उस पर खाली तैयार हुआ तो कुछ परसेंटेज, तो उतने से तो इनका काम होने वाला नहीं था। तो असम में कहाँ से ये लोग गए? असम में उसके बाद उसी दौरान आपको बता 1800 जिस दौरान यहाँ पे कोल विद्रोह हुआ था, उठा पटक का दौर चल रहा था, उसी वक्त वहाँ पे चाय का टेस्टिंग हो रहा था, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, खेती हो रही थी। और 1840 आते आते मजदूरों का डिमांड होने लगा और पहला खेप हजारीबाग से और अगल बगल इलाकों से 652 मजदूरों का जत्था असम के लिए निकलता है 1841 ईस्वी में। उसमें कौन लोग थे? तो संथाल, उरांव, मुंडा लोग। इनको ले जाया गया। उस टाइम लोग बहुत लोगों को कोलरिया हो गया, जिसके चलते बहुत कोई मर गया। उसके बाद 1859 के बाद बहुत सारा रिक्रूटमेंट हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र से होना शुरू हो गया। अब ये चीज़ को समझिए कि जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो ज़मीनों की जिनकी कमी नहीं थी, वो काम करने नहीं गए। काम करने के लिए लोग कहाँ से उठाए गए? तो छोटा नागपुर के जो आदिवासी समूह थे, उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज था। संथाल परगना से संथाल लोग, और रांची और इधर का जो एरिया है कोल्हान का, मुंडा, उरा, हो, भूमिज, नगेसिया, खड़िया, इस तरह के अभी जो लिस्टेड जितने भी आदिवासी समूह हैं, सब के सब समूह में से बहुत भारी संख्या में असम जाना शुरू कर दिया। यहाँ के जो ब्रोकर लोग होते थे अंग्रेज के, वो लेके इन्हें जाते थे असम के चाय के बागानों में, नदी के रास्ते, तो बाय जो लैंड रूट है उससे के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ले जाना शुरू कर दिया गया। 1884-85 में जो यहाँ टोटल मजदूर जितने गए, टोटल मजदूर में 44% अकेला खाली छोटा नागपुर से था। ऐसे सारे राज्यों से ले जाया जा रहा था, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, यहाँ तक कि पौंडुचेरी तक से भी मजदूरों को वहाँ आसाम ले जाया जा रहा था। 1889 में जो मजदूर गए उसमें 50% लोग खाली छोटा नागपुर क्षेत्र से था, और उसमें भी मैक्सिमम आबादी ट्राइबल्स की थी। आज असम में इन लोगों की आबादी करीब 70 लाख है, और ये टोटल असम का जो आबादी है उसका 20% कवर करता है। तो एक बहुत बड़ी समूह है, और ये समूह जितने भी एक समुदाय टी गार्डन में काम करने वाले लोगों का, यानी टी ट्राइब्स का, वो एक सामूहिक रूप से अपने आप को टी ट्राइब या आदिवासी समूह कहता है। ये आदिवासी समूह टी ट्राइब के लोग असम में ओबीसी की लिस्ट में है, और ये एसटी की डिमांड कर रहे हैं। तो अभी इन लोगों का जो इतना ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, किसी भी दौर में कहीं भी अगर मानव समूह का इस तरह से मास मूवमेंट या माइग्रेशन होता है, देशांतर होता है, तो उनकी जो स्मृतियाँ हैं जनश्रुति में कन्वर्ट हो जाती है, लोकगीत में परिवर्तित हो जाती है, और अपने आप उनके जो नृत्य शैली है, लोक गायन की जो शैली है, वो दर्द और माइग्रेशन या जॉय, खुशी, वो सारा कुछ उनके गीतों में अपने आप समाहित हो जाता है। ट्राइबल का क्या है? ओरल हिस्ट्री ही है उसका मुख्य, कि समय समय पे जो चीज़ उनको बीता है उनके गीतों में वो संग्रहित होते जाता है। तो क्या यहाँ से जो लोग गए उस वक़्त का गीत नहीं है?
बहुत सारा गीत है, बहुत झूमर है। आप सर्च करिए यूट्यूब में ही, कितने अच्छे अच्छे झूमर है जो यहाँ से लोग वहाँ पे गए हैं। उस मैं एक झूमर का आपको कुछ लाइन आपको सुनाता हूँ। देश छाड़ी ऐली असम, भूलली देशे रे नाम, आसाम देसी खुलोली बगान, बनाई दिली हमरा सोनोरो आसाम। ये बहुत एक मार्मिक टाइप का झूमर है कि अपने देश को छोड़ के, अपनी मिट्टी को छोड़ के आसाम जाते हैं, चाय के बागानों में काम करते हैं और ये झूमर गा गा के वहाँ पे नाचते हैं। ये जो मैं गाने के बोल बताया हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको बहुत इससे मतलब गाना सुनेगा विभोर हो जाइएगा। ये सुरक्षित है। जो वहाँ माइग्रेट होके गए मजदूर झूमर गाते नाचते हैं तो अपनी वो हिस्ट्री को अपने लोकगीतों में संकलित किए हुए। और ये माइग्रेशन का जब सिलसिला चलता है तो आंकड़ा आप देख लीजिएगा, मैं सारे वेरीफाइड आंकड़ा ही आपको बता रहा हूँ। तो 1877 से लेके 1947 तक करीब 5 लाख मजदूर वहाँ पे जाते हैं। और केवल जब कहीं जाता है तो क्या होता है कि केवल गीत और गान नहीं बनता है, किससे कहानियाँ भी बनती है। जैसे मैं आपके बताया कि जो कोयला में हम लोग फिर ये कोलवरी में हम लोग काम करने नहीं जाते थे तो क्या बोलते थे कि जे पैसा झरिया में वो पैसा हमारे बरिया में। आज के डेट में आपके गांव ग्राम कोई बच्चे हो गए, आप कोई मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, अगर घर में लड़ाई हो गया, माँ बाप को धमकाते हुए क्या बोलता है, ज़्यादा बोल भी गए, ज़्यादा बोल भी बम्बई भाग जीवो, गुजरात भाग जीवो, धमकी देता है। क्यों यहाँ पे भाग के आना चाहता है? काम है यहाँ पे, आइए काम आपको मिल जाएगा, बैठे नहीं रहोगे, काम मिल जाएगा। उस वक़्त पे हमारे दादाजी के टाइम पे बूढ़े बुजुर्ग, पापा का नहीं बोल रहा, पापा के पप्पा का बोल रहा हूँ, वो लोग लड़ता झगड़ता था ना घर में, तो लोग बोलता था, क्या बोलता था वालों, किसी से एज को वेरिफिकेशन करिए आप, क्योंकि हमको बूढ़े बुजुर्ग ही ये सब बताए, दादाजी लोग। उस टाइम पे कोई अगर लड़ाई झगड़ा करता था तो बोलता था क्या वालों, कछाड़ चले जाएंगे, ज़्यादा बोलोगे कछाड़ भाग जाएंगे। कछाड़ कहाँ है? वही आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे चाय की खेती होती है, बागान है वहाँ पे। तो ये लोग कछाड़ भागते थे, धमकी देते थे। तो ये अभी भी जो बोलने वाला जो बात है ना, कछाड़ बोलते थे। कछाड़ से जो काम करके आते थे ना, अगल बगल के 10 गांवों में हल्ला होता था, वो कछड़िया आया हुआ है। जैसे आज के डेट में अगर कोई बाहर काम करता है, वो भले चेन्नई में काम कर रहा है, सूरत में काम कर रहा है, लेकिन अगर गांव ग्राम में झाड़ उड़ के घूमेगा ना तो बोलता है बम्बैया हीरो है। बम्बैया का नाम क्यों आता है? क्योंकि बम्बे आने का जो सिलसिला था और जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था, तो लोगों का स्मृति बम्बई बैठा हुआ है। उसी तरह एक समय था जब इन लोगों के जहन में कछाड़ बैठा हुआ था। ये मैं आपको बता दिया असम के चाय के बागान की कहानी। अब उसी दौरान का लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही ज़माने का बता रहा हूँ, जब मज़दूरों का इस क्षेत्र से नहीं लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा पलायन हुआ अलग अलग देशों में। और इन पलायन हुए मज़दूरों को बोला जाता था गिरमिटिया मज़दूर। एग्रीमेंट कराया जाता था, एग्रीमेंट का ही अपभ्रंश होके एग्रीमेंट गिरमिट अनुबंध वाले ये होते थे, जिसका कम से कम 5 साल अनुबंध किया जाता था किसी देश पे ले जाने के लिए। आज भी देखिए कि अरब के देशों में जो जाते तो बोलते कम से कम कि आपको 2 साल काम करना पड़ेगा, 3 साल काम करना पड़ेगा, अनुबंध कराया जाता है, आपके वीज़ा पासपोर्ट रख लिए जाते हैं। उस वक्त पे भी अनुबंध कराया जाता था और ले जाया जाता था। इन लोगों को जहाजी, बटोहिया, गिरबिटिया ऐसे ऐसे नाम दिए गए थे।
उसी दौरान की बात है, 1828 से विलियम बेंटिक जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया बनता है और 1829 में पहला जहाजी बेड़ा कलकत्ता के तट से मॉरिशस के लिए निकलता है और उसके बाद सिलसिला चालू रहता है गिरमिटिया मजदूरों का अलग अलग देशों में जाना, जिसमें प्रमुखता से मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, गयाना, साउथ अफ्रीका, ऐसे कई देश थे जहाँ पे इनको मजदूर के तौर पे अनुबंध करा के, बहुत सारे सपने दिखा के वहाँ पे ले जाया जाता था कि आप 5 साल काम करिएगा, फिर यहाँ ज़िंदगी भर बैठ के खाइएगा पीजिएगा, ज़मीन खरीद सकतेगा। जैसे आज के डेट में होता है कि सऊदी अरब जाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा, अमेरिका में इतना कुछ होता था, लोग जाते हैं। उस वक़्त पे यही सपना दिखा के अलग अलग देशों में इनको गन्ने की खेती और अफीम की खेती, नील की खेती, ऐसे फसल के उगाने के लिए इन्हें ले जाया गया, जिसमें प्रमुखता से जो चीज़ था वो गन्ना था यानी चीनी का। तो 1829 से लेके 1920 तक, जब तक ये गिरमिटिया सिस्टम बंद नहीं हो गया, तब तक में मतलब करीब 90 साल में 30 लाख गिरमिटिया मजदूर अलग अलग देशों में काम करने के लिए गए। तो क्या ये इतना ज़्यादा विस्थापन हुआ, इसका कोई इतिहास नहीं है? बहुत इतिहास है। गिरमिटिया मजदूरों के दर्द की दास्तां इस तरह से लिखी गई है कि आप उनको पढ़िएगा तो आपका हृदय फट जाएगा। इनके गीतों को सुनिएगा, आँखों में आंसू आ जाएंगे। इनकी भी पलायन की दास्तां, माइग्रेशन की दास्तां इनके गीतों में संकलित है। भोजपुरी गीतों में जो गीत होते हैं, बटोहिया, विदेशिया, ये उसी दौरान की मार्मिक यात्राओं का यथार्थ चित्रण है। यूट्यूब में इनके वीडियोस देखिए, उनके कमेंट्स देखिए, जो उन देशों में लोग रहते हैं कैसे कैसे कमेंट करते हैं और उनको उस दौर को याद करके बाप दादाओं ने कितनी तकलीफ़ें झेली होगी यहाँ आने में, वो सारा कुछ को बताते हुए सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहर जाते हैं। बटोहिया आप करके आप जितना भी गाना सुनते हैं भोजपुरी में, ये उन्हीं की याद दिलाती है, गिरमिटिया मजदूरों की। उन्हीं के लिए सब सारा लिखा गया। एक अबे चाय के बागान का जब सुना चुका हूँ, तो इसका भी एक गीत है, उसको भी आपको मैं सुनाता हूँ। विपिन अगम घन सघन बगन बीच, चंपक कुसुम रंग देवे रे बटोहिया, द्रुम पट पीपल कदम नीम आम वृक्ष, केतकी गुलाब फूल फूले रे बटोहिया। तोता तूती बोले रामा, बोले भेंग रजवा से, पपीहा के पी जिया साले रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे गंगा धार रे बटोहिया। बाबू रघुवीर नारायण के द्वारा लिखा गया ये गीत है। और ये गीत जब महात्मा गांधी सुने तो रोने लगे थे, इतना भाव था इस गीत में। ये गिरमिटिया मजदूरों की दास्तां है। इस गीत को आप यूट्यूब पे सुनिए, बटोहिया करके आप सर्च करिए, आपको इतिहास मिलेगा गिरमिटिया का। तो ये सारा इतिहास लिखा गया है, किताबें लिखी गई हैं, इनके लोकगीतों में ये सारी चीज़ें, दर्द की दास्तां संकलित है, गाए जाते हैं। तो ये बात हो गई हमारी गिरमिटिया मजदूरों की। अब हम बात करेंगे जो तीसरा पॉइंट था, यानी अंडमान में काम कर रहे मजदूरों के बारे में। अंडमान में अभी जो लोग हैं रांची के, जिसको वहाँ पे धांगर बोला जाता है, नहीं तो रांची वाला बोला जाता है। ये धांगर और रांची वाला सब रांची के ही थे और अभी भी हैं।
अभी वहाँ उनकी आबादी 50 से 60 हज़ार के बीच में है। और ये वहाँ एसटी में नहीं है, ट्राइबल हैं, छोटा नागपुर के हैं, रांची के हैं, वो वहाँ पे अभी एसटी की डिमांड कर रहे हैं। ये भी वहाँ ले जाए गए तो इनका भी एक समय काल है। इनका जो समय काल है वो है 1918। 1918 के बाद इनको वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ ले जाने का प्रमुख कारण ये था कि उस वक़्त दुनिया में टिम्बर का बड़ा डिमांड था, यानी लकड़ी का। तो लकड़ी काटने वाले आदमी चाहिए थे। तो अंग्रेज़ों को मुंडा और उरांव से बेहतर इनको और कोई नहीं दिखा कि भैया ये फॉरेस्ट को क्लीन करने में बड़े माहिर लोग हैं। इनके बारे में खुद अंग्रेज बोले, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, कि ये लोग आदमियों से कम बंदरों से ज़्यादा बात करते हैं। आप उनको काम बता दो, वो काम करना शुरू कर देंगे, इससे कोई मतलब ही ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप इनको लकड़ी काटने बोलो, लकड़ी पूरा काट के डिंगा देंगे। और इस चीज़ों को लकड़ी काटने में और जंगल को साफ करने के लिए ये बड़ा इंजॉय होकर इस चीज़ों को करते थे। वो बदले में जितने भी जो जंगली जानवर वगैरह होते थे उनको मार के खाने की पूरी छूट आबादी रहती थी, तो बड़े खुश होते थे। तो 1918 में पहला बैच, जिस पे करीब 400 लोग रहते हैं, 400 लोगों को रांची से ले जाया जाता है अंडमान, यहाँ से कोलकाता और कोलकाता से सीधे पोर्ट ब्लेयर। तो 400 लोग पहली बार 1918 में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है, इनको जो रिक्रूट करने वाला जो संस्था था उसका नाम था कैथोलिक लेबर ब्यूरो। और ये कैथोलिक लेबर ब्यूरो केवल कैथोलिक में कन्वर्ट हुए लोगों को ही रिक्रूट करता था। तो इनमें जो उरांव और मुंडा थे वो फर्स्ट जनरेशन वाले कैथोलिक कन्वर्ट थे। इनको यहाँ से ले जाया जाएगा जहाज़ों में भर भर के अंडमान निकोबार, और वहाँ पे जंगल क्लीनिंग में, फॉरेस्ट क्लीनिंग में, लकड़ी काटने में इनको लगाया गया। 8 रुपया पर महीना के हिसाब से लोगों को पगार दिया जाता था। और 6 महीने का एग्रीमेंट, गिरबिटिया लोगों को कम से कम 5 साल होता था और फिर 10 साल का होता था। इनका जो लगाया गया था 6 महीने का एग्रीमेंट, 6 महीने बाद आप अपने घर आ सकते हैं, फिर रिज्वाइन कर सकते हैं। 1918 से लेके 1954 तक केवल और केवल कैथोलिक लोग ही गए थे वहाँ पे। मतलब लेबर सप्लाई में खाली कैथोलिक लोगों का ही मोनोपोली था। चुन चुन के खाली कैथोलिक वालों को ही ले जाया जाता था वहाँ पे। और इसका जो जिम्मा था वो यहाँ के फादर करते थे और कैथोलिक लेबर ब्यूरो वाले करते थे। और वहाँ देखभाल और उसकी हालचाल पूछने के लिए वहाँ फादर जाते थे, जिसको चालान बोलता था, चालान फादर। और अगर कुछ समस्या होती थी तो फादर को बताते थे, उनको बैप्टाइज भी वहाँ पे किया जाता था। और अगर किसी को कुछ पैसा वगैरह चाहिए होता था तो इन्होंने एक कोऑपरेटिव संस्था भी बना कर रखी हुई थी। उस कोऑपरेटिव संस्था का नाम था छोटा नागपुर मिशन कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये संस्था था। अगर किसी को चाहिए था पैसा वगैरह तो वहाँ जो काम करते थे उसका पगार वो रख लेता, फिर यहाँ से इसको यहाँ पैसा दिया जाता था। सिस्टम कुछ ऐसा ही था। तो अगर कुछ पैसे वगैरह चाहिए तो एक जो ये सोसाइटी थी, इतना बड़ा जो नाम बताया छोटा नागपुर का, तो इसको सिंपल वे में बोला जाता था मिशन बैंक। तो मिशन बैंक से इन लोगों को भी पैसा दिया जाता था। 1918 से 1942 तक एक सैकड़ा में इन लोगों को रिक्रूट करके वहाँ पे ले जाया जाता था, 500, 400, 900। लेकिन ये जो पीरियड था 1946 लेके 50 तक, भारत आज़ादी होने के टाइम का जो था, उसमें 12,000
लोग वहाँ पे अंडमान में गए थे। तो अगर उससे का कुछ पकड़े तो भाई उससे पहले समझो कि 7-8 हज़ार और आदमी वहाँ पे होंगे इतने दिनों में, तो ये काम हम वहाँ पे कर रहे थे। आज उनकी वहाँ पे आबादी है 50 से 60 हज़ार के बीच में। तो इनकी वहाँ अपनी स्मृतियाँ हैं, और स्मृतियाँ ही क्यों, वहाँ पे लोग अभी भी हैं, वो डिमांड कर रहे कि हमारे एसटी में शामिल करो। तो हमने 3 जो समूहों का, जो माइग्रेशन का जो समूह था, उसका मैंने बताया कि कौन कहाँ कैसे गया और उनकी दास्तां क्या है। तो अगर सबसे बड़े माइग्रेशन की बात करें तो गिरमिटिया लोगों को आता है, जो अपना जगह जमीन देश को छोड़ के 7 समुंदर पार जाते हैं। और दूसरा अगर हम बड़ा बात करें असम का, तो अलग अलग स्टेट को ही लैंड से ही सब मिला हुआ असम को जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहानियाँ हैं इसको लेके, अभी भी आपको गांव ग्राम में सुनने के लिए मिल जाएगी। भाई इतना जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसका सार क्या है और ये मैं क्यों बता रहा हूँ। अब ये 3 माइग्रेशन के अलावा मैं आपको रिसेंट का माइग्रेशन बताता हूँ, जो बीच में जिक्र किया था ना आपको कि कोयल फील्ड में हम महतो लोग काम करने के लिए नहीं गया, उसके बदले में बिहार से बहुत लोग आए और यहाँ काम करना स्टार्ट कर दिए। तो इनके भी जो माइग्रेशन का जो यहाँ है ना झारखंड में, ये भी 70-80 साल का है, 60 साल का है। उससे वजन चले 90-100 भी हम पकड़ लेते हैं तो उतना का तो है, ठीक है। आप 1932 का डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद बहुत लोग यहाँ पे कोयला का खनन शुरू हो गया था, आ रहे थे। तो ये माइग्रेशन जो यहाँ आया, तो क्या वो माइग्रेशन आपको दिखता नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं होता है? साफ साफ दिखता है कि ये लोग बिहार से आया लोग हैं, बिहारी लोग हैं। क्या इतने जो सारे गीत आपके गीत है संकलित, क्या उनके जो गायन का जो शैली है उसमें ये गीत नहीं है क्या? झरिया में काम करने के लिए आए, धनबाद में काम करने के लिए आए, बोकारो में काम करने के लिए आए, तो उनके गीतों में इसका जिक्र है या नहीं है? बिल्कुल है। आपको अब 2-3 गीतों का नाम बताते हैं। अब एक गीतों को सुनिए, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं तो गा के नहीं सुनाऊंगा। अब इन गीतों के बोल सुनिए, उनके पारंपरिक गीतों में ये रखा हुआ है। एक गाना का बोल है, गौना करके काहे चल गईली झरिया। जो झरिया पे काम करने के लिए रहे, गौना करके काहे चल गईली झरिया, एक गाना। दूसरा गाना है, फेंक दहले थरिया बलम गले झरिया, जाई पटना बोकारो धनबाद झरिया। ये मैंने आपको 3 सॉन्ग बताए, ये रिसेंट के माइग्रेशन वाला। क्योंकि जिस समय काल में भी जहाँ कभी लोग जाते हैं, मास मूवमेंट होता है, अपने आप वो जो गतिविधियाँ होती है उनके लोकगीतों में, इनको गीतों में अपने आप संकलित हो जाता है। शुरू से है ये सब चीज़ें। संथाल लोग का जो हिस्ट्री है कोई लिखा नहीं है, ये जहाँ जहाँ से हिहरी पिपीरी से शशांक बड़ा से लेकर से खोज खामेन तक, ये सारा लुगु बुरु, सारा इनके जो लोकगीत है इनमें संकलित है। इसी तरह जितनी भी जनजाति है उनके माइग्रेशन का जो इतिहास है उनके गीतों में संकलित होता है। तो ये सब आ रहे हैं उनके गीतों में संकलित है। हम अगर रिसेंट का भी बात करें तो क्या अभी के डेट में माइग्रेशन नहीं हो रहा है? अभी बिहार के लोग या बहुत जगह के लोग अरब जा रहे हैं काम करने के लिए, गल्फ कंट्रीज़ में। तो गीत नहीं बने? कितने गीत बने? मैं आपको एक वानगी देता हूँ कि केकरा संगे करब ए भोजी अबकी के परब, सैया अरब गले न। खेसारी लाल यादव का है गाना, है काफ़ी फेमस हुआ है। हमारे खोरठा नागपुर इंडस्ट्री में गाना सुनिए ना, जा हियो ए धानी बॉम्बे सहारा, आइन देवो तोरा गाले के पोडरा।
गाना है। बॉम्बे सहारा करके कितना नागपुर का, क्योंकि आ रहा है यहाँ पे। अब बेंगलोर भी जाने लगे लोग काम करने, तो सही है, बेंगलोर वाला भी गाना शुरू हो गया है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस समय काल में जहाँ कहीं भी लोगों का देशांतर होता है, माइग्रेशन होता है, तो उस माइग्रेशन की हिस्ट्री, ये ह्यूमन नेचर है, ये सबका इतिहास उसके गीतों में संकलित हो जाता है। और जिस समय काल की मैं बात कर रहा हूँ, उसी समय काल को लोग अभी बोल बोल के लोगों को भरमाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, मैं ज़रा अब उनकी वानगी देता हूँ। भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत की आबादी कितनी थी? भारत की आबादी 35 करोड़ थी। अभी कितनी है? 72 साल बाद 1 अरब 20 करोड़। कितना आबादी बढ़ गया आज़ादी से अभी लेके? तो आबादी बढ़ गई करीब 3.5 गुना ज़्यादा। तो उसी रेशियो को हम पकड़ते हैं अन्य के जगह पे भी, कि असम में अभी 70 लाख आबादी है टोटल टी गार्डनर की। तो 1950 के आसपास कितनी आबादी रही होगी? 20 लाख की। अंडमान में अभी आबादी है 60,000। तो वहाँ पे कितनी आबादी रही? 20,000 के आसपास आबादी हुई रहेगी, जो कि आपको एकदम राय कि 1950 के आसपास 12,000 गया था, उससे पहले कुछ 7-8 हज़ार लोग पहले गए होंगे। तो अभी जो इन लोगों की आबादी है 60,000 है। तो एक बराबर दिख रहा है कि ये लोग वहाँ के 20,000 के आसपास पे उस वक़्त पे रहे होंगे। ठीक है। तो जो बृहद छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, अभी ये बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड का बाउंड्री में मत जाइएगा। बृहद जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, इस बृहद छोटा नागपुर के क्षेत्र में कुड़मी लोग कितने वास करते हैं? ये टोटल आबादी भी लाएगा तो करीब 2 करोड़ लोग इस क्षेत्र में कुड़मी लोग हैं। उसी आप बोलते हो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में कुड़मी लोगों को बिहार, उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से अफीम की खेती के लिए लाया गया, बिठाया गया आदिवासियों की ज़मीन पे, और इन्हें यहाँ अफीम की खेती के लिए प्रेरित किया गया। छोटा नागपुर में जिस कोल विद्रोह की ये लोग बात करता है 1831 से 32 के दौरान, सबसे पहले जो खेती की शुरुआत यहाँ का जो जिक्र आता है वो 1827 है, इनका इंट्रोड्यूस किया गया था 1827 पे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, और इनके कथनानुसार बोलता है कि उसी दौरान 1830 के आसपास में इनको बिहार, उत्तर प्रदेश से लाके यहाँ पे बसाया जाता है। कितने बसाते हैं आप, मैं उसी रेशियो का बात कर रहा हूँ कि अगर असम में 70 लाख है तो फिर आज़ादी के टाइम पे 20 लाख के आसपास लोग रहे होंगे। 35 लाख जो गिरबिटिया मजदूर 1920 तक ट्रांसफ़र होते कि 30 लाख अलग अलग जगह पे गए, उसी रेशियो से आज भी उनकी आबादी है। उनका इतिहास मिलता है। ये रांची वाला लोग जो अंडमान जाता है, उसी रेशियो में इनका भी आबादी बढ़ा है। तो कुड़मी लोगों का आबादी आज़ादी के वक़्त पे कितना होगा? इसी रेशियो समझा कि अगर 2 करोड़ है, हम 3.5 गुना ना, हम जाते हैं 4 गुना भी कम कर देते हैं तो कितनी हो जाएगी? 25 लाख। 20 लाख आबादी का जब माइग्रेशन का 1950 तक के वह बात करते हैं, आसाम गया, उसके लेके कितना इतिहास है, कितना थीसिस है। और कुड़मी लोग 25 लाख का अभी एक रेशियो बैठ रहा है, तो 25 लाख लोग, इतना सारा बिहार और उत्तर प्रदेश से आएगा, उसका कोई माइग्रेशन का हिस्ट्री नहीं है, कोई गाना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपना कल्चर, भाषा सब कुछ भूल गया। मॉरिशस अब जाइएगा, वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है,
भजन कीर्तन होता है। सूरीनाम, फिजी और वहाँ कैरेबियन द्वीप में जितने भी देश हैं वहाँ पे हिंदू संस्कृति, जो यहाँ से लोग गए, लोग बोलते हैं कि सिर्फ इन लोगों का यहाँ पे देश नहीं छोड़ा, ये अपने साथ में एक भारत को लेकर दूसरी जगह पे गए। हम आज के डेट में जब आज से 60-70 साल पहले बिहार के लोग कोलवरी फील्ड में काम करने के लिए आए तो क्या अपना वो भाषा और संस्कृति को भूल गए? यहाँ आके वो लेके नहीं आए? क्या उसको कैरी ओवर नहीं कर रहे हैं अभी? छठ देखिए ना कैसे फैला है। भोजपुरी नहीं बोलते लोग, मगही नहीं बोलते लोग, अंगिका नहीं बोलते हैं। कैसे फिर इनकी भाषाएं झारखंड के स्टेट में ये अपनी विराजमान हो जाती है, जिसका आज विरोध करते हो। आसाम में आप लोग गए हैं तो वहाँ पे हो, मुंडारी, संथाल, भूमिज वगैरह जितने भी लैंग्वेज है वो नहीं बोला जाता है। झारखंड में भी जो फ्रांसा लिंगवा का जो लैंग्वेज है, यानी आम जनसंपर्क की जो भाषा है वो सादरी है, और सादरी से रिलेटेड जो खोरठा और नागपुरी वगैरह है, सेम यही चीज़ वहाँ भी है। जो इंटर कम्युनिटी वाला जो जनसंपर्क की जो आम भाषा है आदिवासी समूह में, एक टी ट्राइब के बीच, वो सादरी है। ये भी आपका 170 साल का इतिहास है। 170 साल का इतिहास मॉरिशस वालों का, गिरबिटिया लोगों का है। वो कभी नहीं भूले, अपनी संस्कृति को नहीं भूले, अपने देश को नहीं भूले, उसको गीतों में संकलित रखा। आप भी गए, आप अपने झूमर गीतों में, पारंपरिक गीतों में इस चीज़ों को संग्रहित रखे हुए हो, आज उसको गाते, मनाते हो, सब कुछ करते हो। तो उसी दौरान कुणमी लोग आया है उत्तर प्रदेश और बिहार से, और ये अपनी सारी भाषाएं भूल जाएगा? लॉजिक है कुछ भी? मतलब किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देना होता है? आप बताइए ना, कुणबी लोग क्या है? अगर आप ये चीज बार बार एक 2-4 नेताओं के मुंह से और नेत्राणियों के मुंह से सुनता रहता कि ये लोग, हम लोग कोल कुकुर बोलता था। अरे अगर कोई किसी को कोल कुकुर बोलेगा, तुम्हारा संस्कृति को अडॉप्ट भी कर लेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर बिहारी लोग आया उधर से और तुम्हें झारखंडी बोलता है, जंगली बोलता है, तो तुम्हारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया क्या? अपनी चीज़ों में रमे भाई। उनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति लेकर आए, उनको अपना डेवलप कर रहे, बढ़ रहे हैं। तो ये कुणबी लोग अपना सब कुछ भूल जाएगा। उसी दौरान की तुम बात कर रहे हो 1832 पे, हम क्यों अलग हुई तुरंत से, अचानक से भाई? और 50 साल बाद जब सर्वे होता है रिजले और ये डाल्टन वगैरह के बाद 1880 के आसपास में, तो इन लोगों को जब पता होता है भाई कि ये इनको भाई बेंटिक साहब ने लाया था, तो ये कैसे हो सकते हैं यहाँ के ट्राइब में, फिर क्यों उनकी गिनती कर रहे हो आप? तो ये अफीम की खेती का क्या है भाई रोल? कहाँ से? और आपको आज बता दे कि जो अफीम की जहाँ खेती होती थी, अफीम की कैसी खेती है? बुरा वाला खेती नहीं है। बुरा बनाया था अंग्रेजों ने, नशे का कारोबार करके चाइना के साथ में, जिसके चलते 2 बार अफीम की युद्ध उसके साथ हो चुकी है। अफीम 1500 समथिंग ईस्वी में, मतलब मुगल काल से ही अफीम की खेती की जाती थी। उनको आयुर्वेदिक उपचार और दूसरा पोस्तों के लिए, जो कि खाने का जायका बढ़ाता था। आज भी बहुत सारे जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल रहता है अफीम का, जो आज भी लाइसेंस्ड प्राप्त सरकार के द्वारा जो निर्गत किया जाता है, उन लाइसेंस को लेके खेती की जाती है। और जहाँ पहले खेती होती थी वहाँ आज भी खेती हो रही है। बंगाल अफीम का जो केंद्र था, ये इधर छोटा नागपुर नहीं था भाई। ये तो 2 साल भी नहीं खेती हुआ इधर ढंग से। इसका केंद्र था पटना, गाजीपुर, बनारस। और इधर का जो क्षेत्र था, जो अंग्रेजों के कंट्रोल के बाहर था, वो एक साथ था मालवा का अफीम, जो कि बंगाल के अफीम से बहुत ज़्यादा क्वालिटी में बेटर था। उनकी डिमांड चाइना में ज़्यादा थी। मालवा का इलाका राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर का जो इलाका है, उज्जैन, रतलाम वगैरह जो क्षेत्र है, उसको एक साथ में मालवा का क्षेत्र बोलते थे।
तो ये एक अफीम वाला जो बात है, और अफीम का बात छोड़ो, अगर हम माइग्रेशन करके आए, अफीम का खेती छोड़ के फिर हम कौन सा खेती शुरू कर दिए तुरंत भाई, और इतने दिनों में तुरंत हमने अपना कल्चर भुला दिया। 50 साल, अरे आज 170 साल में तुम नहीं भूले हो, और अगर हम वहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार से आके यहाँ बस गए, अपना कल्चर भूल के 50 साल में ही हमने एक नया लैंग्वेज का निर्माण कर दिया। एक 12 माह से 13 परब का भैया हमने अलग ही सिस्टम चालू कर दिया। अगर कोई बोलता है कि हमको ये निमतर आंकता था, मानता था, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम आपकी चीज़ों को ले लेंगे भाई। अब स्वयं इस चीज़ की विवेचना करिए। इतने जो पलायन हुए लोगों का अलग अलग देश में, अलग अलग रीजन में, वहीं आज देखिए ना, वही पलायन हुए लोग भी बांग्लादेश में भी गए हैं। कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा जिसको आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हो। वीडियो आज ये काफ़ी लंबा फिर से हो गया। संभवतः जो मैं कहना चाहता था वो संदेश आप लोगों के बीच में पहुंच गया है। सारा कुछ जो मैं बोला हूं वो आप वेरीफाई कर सकते हैं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। और ये जो मैं बोला हूं, लोकगीत, जनश्रुति, अगर हमारे उस वक़्त में कोई ऐसा गान है, किसी लोकगीत में संकलित है, तो हमें वो कह के बताएं। क्योंकि जिनका ज़्यादा माइग्रेशन होता है उनके गानों में, उनके लोकगीतों में उनका संकलन अवश्य ही अवश्य होता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन का बिहेवियर है कि अपनी चीज़ों को लोग भले लिखे ना लिखे, डॉक्यूमेंटेशन हो ना हो, गीत का सृजन जरूर करते हैं। और गीत के सृजन में कुड़वी बहुत आगे है। झूमर गान से लेके खेमटा से लेके और जितने भी लोग हैं, इसमें सारी चीज़ों का समावेश कर देते हैं। अभी जयराम का इतने सारे सबाबा देखे, कितने झूमर सारे गीत बन गए हैं। अभी राड़ तो हमारे मुख से निकला था, राड़ के गाने बन गए हैं। ट्रेंड चला है कि नहीं, कितने चले हैं। विनोद बाबू, शक्ति बाबू, निर्मल बाबू से लेके बस सैकड़ों झूमर के गीत संकलित हो चुके हैं। किताबें मिट जाएंगी, पत्थर भी भाई उसका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो गीतों का ट्रांसफ़र होता है, ये कभी नहीं मरता है। और इतिहास इन्हीं पीढ़ियों के द्वारा जिंदा रहता है। आपका इतिहास है तो हमारा इतिहास का, माइग्रेशन का इतिहास हमारे लोकगीतों में नहीं मिलता है। तो आज समझ सकते हैं कि माइग्रेशन हमारा कितने दिनों तक नहीं हुआ, जो पुरानी चीज़ों को हम विस्मृत कर बैठे हैं। किसी के पास भी हमारे माइग्रेशन को गीत होगा, हम चैलेंज करते हैं क्योंकि हमें वो गीत हमें लाके थे। तब तक आप लोग ढूंढिए। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हमारा कहने का जो मतलब था आप लोगों के बीच पहुंच चुका है। अगले वीडियो में किसी को हम बजाते हुए दिखेंगे फिर से। तब तक के लिए जोहार, नमस्ते, जय हिंद, जय झारखंड।